हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ताजियादारान कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न। लोगों ने रखी अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए एडीएम सिटी ने दिए संबंधित विभागों को आदेश। अयोध्या, गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आने वाले मोहर्रम को देखते हुए ताजियादारों की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से ताजियादार इस बैठक में शामिल हुए और मोहर्रम में होने वाली तमाम समस्याओं से एडीएम सिटी को अवगत कराया। आपको बताते चले कि इस बैठक में जिलाधिकारी नीतीश कुमार को शामिल होना था, पर व्यस्तता के कारण वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सके। इस बैठक में एडीएम सिटी मौजूद रहे। इस दौरान ताजियादारान कमेटी के पदाधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका रुदौली, वन विभाग, विद्युत विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल रहे। ताजियादारान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल ने यह अपील की कि सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए मिलजुल कर सभी त्योहार को निपटाए। अगर कहीं पर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि दोनों जुलूस का टाइम एक हो, तो आगे पीछे करके शांति से प्रोग्राम को करना है। साथ ही हसन इकबाल ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद भी अदा किया और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का पूरा सहयोग हम सभी को मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी विभाग के अधिकारियों के आभारी हैं। ताजियादारान कमेटी के सचिव मोनू मिर्जा ने सभी अधिकारियों का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि हम लोग अधिकारियों को किसी भी समस्या से अवगत करा रहे हैं तो अधिकारी हमारी बातों को गंभीरता से ले रहे हैं और उनके द्वारा बिना किसी भेदभाव के काम बहुत अच्छे ढंग से निपटाया जा रहा है, जिसके लिए हम सभी पुलिस विभाग, विद्युत विभाग, नगर निगम, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभागों के अधिकारियों का धन्यवाद अदा करते हैं। भदरसा टाउन एरिया से सगीर नकवी, नजमी, जैद हुसैन, मिर्जा सादिक हुसैन, करम हुसैन सहित लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया और समस्याओं से जिला प्रशासन को अवगत कराया। बैठक में मुख्य रूप से मुनीर आब्दी, नजमुल हसन गनी, हामिद जाफर मीसम, सैफी, कामिल हसनैन, शबीउल हसन पप्पू, अजादार हुसैन एडवोकेट सहित सैकड़ों ताजियादारों बैठक में उपस्थित रहे। सभी की समस्याओं को सुनते हुए एडीएम सिटी ने संबंधित विभागों को मुहर्रम से पहले सभी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही थाना चौकी कोतवाली स्तर पर भी पुलिस के साथ ताजियादारों की बैठक कराने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की कि अगर किसी को कोई समस्या आती है तो अपने संबंधित चौकी, थाने या संबंधित विभाग को तुरंत सूचना दे ताकि उस समस्या का निस्तारण किया जा सके। मुहर्रम को लेके मीटिंग हुई, क्या कुछ निकल के सामने आया है? देखिए, चंद दशकों का सारा मुहर्रम की जो समानत 30 से 31 जुलाई से शुरू हो रहा है पर्व, और इसके संदर्भ में हमारे जो सम्राट नागरिकगण हैं, नागरिकगण उनको बुलाया गया था चर्चा करने के लिए। जो दूसरे हमारे निकलेंगे उनके रूप में कहाँ समस्याएँ हैं, मुख्यतः जो समस्याएँ हैं बिजली विभाग को लेकर है, नगर निगम को लेकर और जल निगम को लेकर। कहीं कहीं रोडें खुली हैं, नहीं पाई हैं, बिजली का कहीं भटक रहे हैं, साफ़ सफाई या चुकी हुई सब जो आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा कराने के लिए सब लोग को निर्देश भी दिया गया। उनसे बात जो एक अहम एरिया है अयोध्या, कांवड़ यात्रा भी है, मुहर्रम भी, उसको लेके क्या तैयारी है? देखिए, अयोध्या के लिए विशेषता अभी कल एक मीटिंग और बुलाई जाएगी। जो ताजियादार अयोध्या के हैं उनसे अलग से बात की जाएगी, लेकिन जो तथ्य निकल रहा है उसमें एक जुलूस है जो बहुत बड़ा जुलूस होता है, वो 7 अगस्त को होगा। उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं, जिसमें पुलिस व्यवस्था के माध्यम से उसको निकालने की वो सुनिश्चित की जाएगी। और चूँकि सावन का माह चल रहा है तो कहीं भी ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जुलूस बड़े हैं वो केवल एक ही है जो उसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि उसको। आज मुहर्रम को लेके जिलाधिकारी की बैठक हुई है, क्या कुछ समस्या हम लोग की तरफ से सामने आई है, क्या तैयारी है जिला प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोग के साथ है, और वो हम लोग जो काम हम लोगों ने पहले दिए थे, चाहे वो नगर निगम में दिए थे, चाहे और बाकी जितने भी विभाग हैं उसमें दिए थे, वो काम संचालित पूरी तरह से हो रहा है। और दूसरी बात, जहाँ तक ताज़िए की बात है उसके बारे में हमने कहा कि जैसे रुदौली से ताज़िए आते हैं उन पर जैसे चौकी इंचार्जों को निर्देश दिया है किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि रुदौली में सबसे ताज़िए होते हैं। ये बात भी हमने की और मेरी बात वहाँ पर नोट की गई और उसको तुरंत उस पर अमल भी किया जा रहा है। और इसी तरह से जैसे छोटी छोटी बातें, जैसे जहाँ कहीं तार अगर गिर गया है तो उसके बारे में भी यहाँ कहा गया, खंबा कहीं अगर गिर गया है तो उसको जो साल भर से नहीं हटा था उसको भी हटाने के लिए कहा गया है। और पूरे ही जैसे कांवड़ के साथ जो जुलूस है, कांवड़ का हम लोगों से किसी तरह कोई तालमेल नहीं। एक जुलूस जो वहाँ पर 7 मुहर्रम को उठता है अयोध्या में, वो कांवड़ यात्रा के बीच में वो 20 से होके जाता है, तो उसमें तालमेल अपना उनसे कह दिया है कि वहाँ पर सारे मुसलमानों को बुलाकर जो ताजियादार हैं
उनको बुलाकर वहाँ पर एक मीटिंग कर लीजिए और उसका निस्तारण निकाल लीजिए। किसी का पहले कर दिए, किसी का बाद में कर दीजिए, क्योंकि ये शहादत मज़लूम करबला है। ये सिर्फ इंसानियत का पैगाम देने के लिए किसी से किसी के नाम पर, जुलूस के नाम पर लड़ने का काम नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वो जाहिर है कि वो, मुझे लगता है कि वो उनके पास ईमान नहीं है और उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। जुलूस का सहारा लेकर, इसका सहारा लेकर जिला प्रशासन की तैयारी मुहर्रम को लेकर संतुष्ट हैं? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जिला प्रशासन की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि शुरू से लेकर अभी बहुत बड़े सड़क की बात की, उन्होंने कहा मैं 3 दिन में आपको दे दूँगा। जो खुद महल में जहाँ दरगाह, जहाँ सारे शहर के ताजिए दफन होते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था वो कर रहे हैं, इस तरह का जो काम कर रहे हैं, इससे हमको संतुष्ट है और मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को। इसी तरह से वो अपना सहयोग आगे बनाए रखें। आज आप लोग जिलाधिकारी के यहाँ मीटिंग में आए थे मुहर्रम को लेकर, क्या मामले हैं? इसलिए हम लोग भगतसर से आए थे कलेक्टर महोदय कार्यालय में, यहाँ पर मुहर्रम के सिलसिले में मीटिंग की। तो उसमें जो है हमारी अंजुमन जो है, अंजुमन ज़ैनुल कदीम, ये रजिस्टर्ड है, तो उसी के ऊपर लेटर के सारे प्रोग्राम उस पर लिख दिए गए हैं और उनको ADM साहब को दे दिया गया है। और मजलिसें कहाँ कहाँ पे होंगी, जुलूस कहाँ से उतर के कहाँ जाएगा, और इस तरह से मतलब हुआ है। और सारी मतलब ये पूरे मदरसे का जो मुहर्रम होता है उस सिलसिले में कोई समस्या भी सामने? कोई समस्या नहीं, प्रशासन का साथ है, प्रशासन का सहयोग है, और उसके बाद जो है टाउन एरिया का भी सहयोग है कि सफाई सब कुछ बराबर है। चेयरमैन का भी सहयोग है, और मतलब जितने भी सभासद हमारे हैं उनका सहयोग है, सब मतलब, और हिंदू मुस्लिम सब एकता हमारे यहाँ कायम है, बरकरार है। आज तक कभी मुहर्रम के सिलसिले में कभी कुछ नहीं हुआ है, और मैं समझता हूँ कुछ होगा। कोई समस्या आपने बताई है मुहर्रम को लेकर? आज समस्या ये थी कि जैसे बिजली के तार हैं वो लटके हुए हैं, उनको ऊंचा कर दिया जाए, और जो जहाँ गड्ढा गुड्ढी है वहाँ उसको जो है जैसा उसकी मरम्मत हो जाए, तो यही सब है और कुछ नहीं। और जुलूस जो है जो उठेगा उसमें मतलब पुलिस फोर्स, मतलब ये प्रशासन की मतलब देख रेख में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद फकीर हुसैन नकवी। आज से शुरू हुआ फनलैंड प्रदर्शनी व मेला। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रदर्शनी में तरह तरह के झूले व बच्चों के झूले व रेस्टोरेंट और तरह तरह की क्रॉकरी की दुकानें व सौंदर्य की दुकानें हैं उपलब्ध। शहर के सीसमन गार्डन देवकाली तिराहे के पास चल रही फनलैंड प्रदर्शनी व मेला। प्रदर्शनी के प्रोपराइटर वीरेंद्र जायसवाल व अन्य साथीगण मौजूद रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या के कार्यों की प्रगति का DM नीतीश कुमार ने लिया स्थलीय निरीक्षण का जायजा। एयरपोर्ट व राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि अर्जन, विद्युत पोलों को हटाने के सहित एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। DM नीतीश कुमार का बयान। एयरपोर्ट के फेज 1 का संपूर्ण भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण, जबकि फेज 2 व फेज 3 के लिए 96% से अधिक भूमि अर्जन का लिया गया है कार्य पूर्ण। शेष भूमि अर्जन का कार्य भी शीघ्र पूर्ण करने के लिए उप जिलाधिकारी सदर को किया निर्देशित। एयरपोर्ट टर्मिनल का कार्य दिसंबर तक पूरा करने के साथ ही फेज 2 व फेज 3 रनवे का कार्य भी शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। हम लोगों ने काम फर्स्ट फेज़ का काम स्टार्ट हो गया है और एयर स्ट्रिप का और टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी शुरू है, और सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं कि सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ भी हम लोग लैंड एक्विजिशन हम लोग का 96% हो गया है हमारा सेकेंड फेज़ और थर्ड फेज़ का। तो सेकेंड और थर्ड फेज़ का भी हम लोग आगे की एयर स्ट्रिप के लिए उस पर भी विचार चल रहा है कि सेकेंड और थर्ड फेज़ का भी एयर स्ट्रिप का स्टार्ट किया जाए। सर, मणि पर्वत का मेला का निरीक्षण किया गया है और एयरपोर्ट का भी आप लोगों ने निरीक्षण किया है, क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से? मणि पर्वत में तो 31 तारीख को मेला हमारा है, तो उसको मेले के पूर्व की व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं। उसमें रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो चलने लायक अभी रोड्स अभी कंप्लीट कर दिया जाएगा, और BC जो टॉप लेयर है वो बरसात के बाद कॉम्पैक्शन के बाद उसको डाला जाएगा। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए अभी रोड कंप्लीट कर देंगे, और जो टॉप लेयर है वो बरसात के जस्ट बाद बनेगा, क्योंकि कॉम्पैक्शन होने के बाद अच्छा बेहतर रोड बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको निरीक्षण करने आए हैं, और हम लोग मेलाधिकारी हैं और सब लोग नगर निगम की टीम लगी हुई है। इसमें जो जो सुरक्षित स्थान है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, और जो असुरक्षित स्थान है उसको अलग से बैरिकेडिंग करके उसको अलग कर देंगे। और यहाँ ASI का साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का साइट है, इसमें परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो है ASI करती है,
और हम लोग मेले के तहत जो बैरिकेडिंग्स लगाते हैं वो सुरक्षा के लिए हम लोग बैरिकेडिंग्स लगाएंगे। सर जैसे भीड़ एक साथ जाती है तो क्या उनको टुकड़ियों में भेजा जाएगा, रोक रोक के भेजा, ऐसा कोई प्लान है? यहाँ तो पुलिस और प्रशासन दोनों की टीम रहेगी। वो हम लोग जो श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए हम लोग पूरा नियंत्रण का प्लान है और उसमें हम लोग का एंट्री और एग्जिट के अलग अलग रोड्स बने हुए हैं। और आपने देखा होगा कि पहले पूर्व के सालों में ये नहीं था, बना है अभी नया एएसआई के द्वारा बना हुआ है। तो और ये रोड्स भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे और बीसी टॉप लेयर है जो हम लोग बाद में बरसात के बाद बनाएंगे। सर बच्चों के बीच हुए विवाद में लेकर चली लाठियां, एक ही परिवार की 3 महिलाओं को आई गंभीर चोट। पीड़ित की तहरीर पर पूरा कलंदर पुलिस ने मामूली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बुधवार की शाम थाना पूरा कलंदर के भदरसा कस्बे के ग्राम इब्राहिमपुर दोस्तपुर में छोटे छोटे बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर लाठियां चली, जिसमें एक परिवार की 3 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। परिवारजनों ने घायल तीनों महिलाओं को लेकर पूरा कलंदर थाने पहुंचाया, जहां पुलिस ने कहा कि जाकर पहले इनका इलाज कराओ, जबकि पुलिस को अपनी निगरानी में घायलों का मेडिकल प्रशिक्षण कराना था। पुलिस ने ज़रूरी नहीं समझा। थाना पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। नूर लहसन पुत्र बच्चू शाह, मोहम्मद इलियास पुत्र जोखू, क्यूम पुत्र समी, शाह साउद पुत्र उमर, अद्दाब पुत्र इलियास, शमशाद पुत्र अली हसन को नामजद करते हुए उनके विरुद्ध धारा 323, 504 व 506 में मुकदमा दर्ज कर इतिश्री कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि थाना पुलिस ने मामले को हल्की धाराओं में मुकदमा कर उनकी बातों को अनसुना कर दिया, जिसमें तीनों महिलाएं चोटिल हैं। उनका नाम नज़मा बानो, वर्तुल तमन्ना, जिनको जिला अस्पताल अयोध्या में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपने बच्चे को मतलब शिकायत लेके मारे रहे, तो करे बात महान में गई, जब शिकायत लेके नरियागा से शिकायत लेके गई तो उनके औरत काम है मारे लगे, छोटन और छोटन के बिटिया उनके पतो तीनों जने मारी। तो अपन जान बचावे के लिए हमारे घर में घुस गई। जब वो हमारे घर में घुस गई तो हमारे घर में घुस के उन्होंने मारा हम लोगों को। कौन लोग हैं? सबका नाम बताओ। एक नूरुल हसन है, फरीद हैं, शमशाद हैं, सुग्गू हैं और आदाब हैं और मोहम्मद सऊद हैं और जो है रानू है जो मारने के लिए लड्डू इतने आदमी मारे हैं उसके घर में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कोई बच्चे के कारण, और कोई कारण नहीं था सर, वो बच्चे के कारण उन्होंने मारा है। कौन थाना है? पूरा कलंदर थाना है। पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास हमने गए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं की पुलिस वाले ने। हम लोग चौकी पे गए, जब अपना जितना मार देते हमारे लड़के जो है मतलब सीरियस थे, तो हम चौकी वाले के पास लेके गए। तो चौकी वाले बोले यहाँ से लेके भाग जाओ, उसको ले जाके एडमिट करो। तो हमने वहाँ से लेके फिर थाने पर गए, तो थाने पर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब आज भी हम गए थे तो हमारी सुनवाई आज भी थाने पे नहीं हो रही है। हम थाने पे गए थे जब उसका वो मतलब रिपोर्ट कराने के लिए, एक्सरा सिटी स्कैन कराने के लिए सिपाही लाने, उन्होंने एक सिपाही भी हमको नहीं दिया थाने वाले ने। और कहीं गए और किसी अधिकारी पर? अभी और हम कोई के पास नहीं गए हैं। क्या नाम है आपका? आबिदा बानो। कौन है आप? भाजपा लोकसभा चुनाव में अभी से जुट गई है, जिसको लेकर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी व रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद कोहिनूर पैलेस में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की, तो वहीं प्रबुद्ध जनों के बीच किताब पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किताब में लिखी गई बातें प्रबुद्ध जनों के बीच रखी गई हैं। देशवासियों से अपील की गई है कि पुस्तक में जो बातें लिखी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में उनको जन जन तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो आम जनमानस को मिल रही हैं, उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। आम जनता के जीवन में बदलाव लाने का प्रधानमंत्री ने जो किया है, इन सारी योजनाओं को जन जन तक हम सभी को पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में घर घर तक पुस्तक के बारे में चर्चा करनी है। जिस तरह से दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री उभरे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में भी घर घर यह बात बताई जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जाने।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो आम जनमानस को मिल रही हैं, आम जनता के जीवन में बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश में घर घर तक इस पुस्तक के बारे में हम सबको चर्चा करनी है। जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में भी घर घर ये बातें जाएं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानें। खरीदी गई ना, तो नियुक्ति हुई ना एम्बुलेंस का कोई काम हुआ। पशुपालन विभाग का मामला है, मैं आज ही बात करूंगा जाकर के। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। मंदिर परिसर का दिखा बृहगम दृश्य। ट्रस्ट ने कहा समय से पूरा होगा कार्य। राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण की ताज़ा तस्वीरें सामने आई, जिस पर परिसर का दृश्य देखने को मिला। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी की गई नई तस्वीरों में मंदिर निर्माण में बनाए जा रहे चबूतरे का कार्य अंतिम चरण पर चल रहा है। कर्नाटक से मंगाए जा रहे 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों से मंदिर का चबूतरा बनाया जा रहा है और इस निर्माण में 4 टावर क्रेन व दर्जनों मजदूर लगाए गए हैं। राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। दिसंबर 2023 तक मंदिर में भूतल के निर्माण का कार्य पूरा करने व भगवान श्री राम लला को गर्भगृह में विराजमान कराए जाने के लक्ष्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत मंदिर के फर्श को बनाए जाने के लिए कर्नाटक से 17,000 ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए जा रहे हैं और अब तक लगभग 12,000 पत्थरों को लगाए जाने का कार्य पूरा हो चुका है। अगस्त माह में बचे 5,000 पत्थरों को लगाए जाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर राजस्थान से तराशे गए पत्थरों से निर्माण का कार्य किया जाएगा। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण के साथ रेटिनिंग वॉल व परकोट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक रेटिनिंग वॉल के निर्माण में 3 दिशा में लगभग 12 मीटर ऊंची भराई का कार्य किया जा चुका है, यानी भूतल के बराबर कार्य किया जा चुका है, जिसके बाद उस पर परकोट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालुओं के देखने के लिए कुछ समय तक रुकने जैसी सुविधा होगी। वहीं बताया कि यह पूरा कार्य तय समय सीमा के अंतर्गत किया जाएगा। अयोध्या शहर के फॉरवेस इंटर कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निर्देश द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन को लेकर विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजा है। दिए हुए पत्र में इकबाल खान ने बताया कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग किया है कि फॉरवेस इंटर कॉलेज के विरुद्ध 6D की कार्रवाई आरंभ कर दोषी प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की संयुक्त शिक्षा निर्देशक को प्रेषित की। जिला विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कराकर अग्रिम कार्रवाई संपादित कराई जा सके। तो वहीं इकबाल खान के अधिवक्ता दिनेश चंद सोनी ने बताया कि शिक्षा निर्देशक के आदेश के बाद भी अभी तक दोषी शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न प्रबंध समिति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मामले में FIR दर्ज कराकर तनख्वाह की रिकवरी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा विभाग के इस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पिछले 10 वर्षों से लगातार चला आ रहा इतना बड़ा मामला शिक्षा निर्देशक के आदेश के बाद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि 10 वर्षों तक दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया और पाला पोसा, गवर्नमेंट टच रेट का नुकसान कराया। आपसी मिलीभगत के जरिए इस मामले में संयुक्त शिक्षा निर्देशक अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि फॉरवेस इंटर कॉलेज में आफरीन फातिमा की नियुक्ति 2010 में हुई थी। उस समय उनके पिता निज़ाम अशरफ विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद को इसका प्रबंधक बना दिया था। इसका विज्ञापन अगस्त 2010 को निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य अक्टूबर 2010 में किया गया था। जब विज्ञापन निकला था उस समय सैयद अहमद मान्य प्रबंधक नहीं थे। इसी आधार पर शिक्षा निर्देशक के द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध स्वीकार कर लिया गया। इसी पर कार्रवाई को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसकी अनुमति नियुक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उनका वेतन पहले से ही रोक दिया गया है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक निर्णय लेंगे कि प्रबंध समिति कहां तक दोषी है तथा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। ऐसा है, फॉरवेस इंटर कॉलेज में परवीन फातिमा की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। उस समय
इनके पिता परवीन फातिमा जी के पिता निजाम अशरफ साहब जो है उस विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद जी को प्रबंधक बना दिया था और जो ये विज्ञापन निकला था ये अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य जो है अक्टूबर में किया गया था। तो इसलिए जो है वह विज्ञापन ही त्रुटिपूर्ण था, निराधार था। उस समय सैयद अहमद जी मान्य प्रबंधक नहीं थे। इन्हीं आधारों के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध एवं निराधार स्वीकार कर लिया गया है। इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उनसे कहा गया है कि इसी अनियमित नियुक्ति पे यद्यप इनका वेतन भुगतान पूर्व से ही रुका हुआ है, लेकिन जो भी और नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इस पे जो है परीक्षण कराया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से ही आख्या आएगी, ये सीधे हम नहीं लिख सकते हैं कुछ भी। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर से परीक्षण करेंगे कि प्रबंध तंत्र किस स्तर तक दोषी था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। और इस समय प्रबंध तंत्र को अतिक्रमित करने के लिए केवल एक ही धारा अवशेष है जो कि 16D के अंतर्गत कार्रवाई होती है। उसके नियम ये हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रस्ताव मुझे प्राप्त होता है, उस प्रस्ताव का मेरे द्वारा परीक्षण किया जाता है, प्रबंधक को नोटिस दी जाती है और 15 दिन की नोटिस के उपरांत उनके पक्ष आने के बाद हम कोई निर्णय उसके विरुद्ध पाते हैं तो शासन को प्रेषित करते हैं। वही मैंने बताया, प्राधिकृत नियंत्रक की एक अपनी इस प्रक्रिया है। एक्ट में उसका एक प्रोविजन है कि सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ही उसका परीक्षण करेंगे कि क्या इस स्तर तक का मामला है कि प्रबंध तंत्र अतिक्रमित किया जाए। यदि वो पाते हैं तो मुझे भेजेंगे, फिर मुझे नोटिस देनी होगी प्रबंध तंत्र को, उनमें 15 दिन का समय देना पड़ेगा और उसका परीक्षण करने के उपरांत मुझे शासन को फाइल प्रेषित करनी होती है। निजाम अशरफ उनकी वो सगी पुत्री थी और इंटरमीडिएट एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रबंध तंत्र के किसी भी सदस्य का अगर कोई सगा संबंधी विद्यालय में है वो सेवा में नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक तो ये बात है कि सारी की सारी इनकी जो डिग्रियों के संबंध में आप लोग ऑलरेडी मीडिया से हम अवगत करा चुके हैं पहले भी कि इनकी डिग्रियां फर्जी थीं, इन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त की थी। फिर अब ये जो शिक्षा निदेशक महोदया का ये ऑर्डर आया है लेटेस्ट दिनांक 22 जुलाई 2022 का, जिसकी कॉपी वाया ईमेल संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या श्री अरविंद कुमार पांडे जी को और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी को और सभी संबंधित को, इवन रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है। इसमें ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है कि जो सेवाएं पुराने स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा समाप्त की गई थी उस चीज को, उस ऑर्डर को यथावत बरकरार रखा है शिक्षा निदेशक महोदय ने, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको फिर से सुनवाई की जाए इस संबंध में। तो उसी संबंध में उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर प्रॉपर तरीके से सुनवाई किया है। सुनवाई करने के पश्चात उस ऑर्डर को यथावत रखा है, मीनिंग देयर बाय कि श्रीमती आफरीन फातिमा जीव विज्ञान अध्यापिका की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अवैध, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के पूरी तरह से प्रतिकूल और निराधार मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से प्रार्थना किया था कि श्रीमान जी इस संबंध में चूंकि पूरी की पूरी प्रबंधकारिणी समिति दोषी करार दी गई है शिक्षा निदेशक लखनऊ महोदया द्वारा, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल 10 वर्षों तक उस दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया, पाला पोसा, गवर्नमेंट ट्रेजरर का नुकसान कराया आपसी मिलीभगत, षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और आज भी वो किसी भी कार्रवाई से लगातार बचते आ रहे हैं। इवन आज मन से, चूंकि आफरीन फातिमा उनकी लाडली थी, वो निश्चित रूप से, क्योंकि बिना ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार फैल चुका है और पूरे पिछले 10 वर्षों से लगातार चला आ रहा था, और इतना बड़ा मामला ये जो है शिक्षा निदेशक महोदया के आदेश के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई ना तो दोषी शिक्षिका के खिलाफ हुई है और ना ही दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ हुई है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के जो स्थानीय अधिकारीगण हैं, इवन जो यहाँ के प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की आराधना शुक्ला, उन सब से हम डिमांड कर रहे हैं कि श्रीमती आफरीन फातिमा के खिलाफ और दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, FIR दर्ज कराई जाए और जो तनख्वाह इन्होंने तनख्वाह के रूप में जो पैसा गबन किया है आपसी मिलीभगत से, उसकी रिकवरी भी की जाए। और है कि इस संबंध में आप संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से बात करें कि आखिर मामला जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करें। यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी यहीं पर बैठते हैं, आप उनसे अगर ये सवाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई है और ये प्रार्थना पत्र हम उनको 25/7 में अवेलेबल करा चुके हैं, कार्यालय में रिसीव्ड है, ये मोहर उनकी लगी हुई है। तो उस संबंध में आप उनसे और यही नहीं, ये पत्र, ये ऑर्डर जो है वाया ईमेल इन सब को ऑलरेडी पहुंच चुका, 22 या 23 तारीख में ही पहुंच चुका है। ऑर्डर 22 को रिलीज हुआ और 23 तारीख को ऑर्डर उन तक पहुंच गया है। ईमेल आप जानते हैं कि इंस्टेंटली यहाँ बटन दबाइए वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर ज़बरदस्त, इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि वो कोई इनके कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 10 सालों तक इन लोगों ने उसको पाला पोसा है और आज भी पीछे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असरुद्दीन ओवैसी द्वारा कांवड़ियों पर की गई पुष्प वर्षा और पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी सेवा पर उठाए गए सवाल को लेकर अयोध्या के संत समाज में आक्रोश देखने को मिला है। इस पर हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने कहा है कि आतंकियों से कांवड़ियों की तुलना करने पर ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के प्रमुख संत और पीठ के पुजारी राजू दास ने ओवैसी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के लिए वहीं से धन आया जहां से हज हाउस बनाने के लिए आया था, जहां से मुफ्त में रोजा इफ्तार कराने के लिए आया था और जहां से मदरसों में देने के लिए आता है। राजू दास यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर माफ़ी मांगने की सलाह दी है। बता दें 2 दिन पहले सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान देकर कहा था कि एक तरफ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जा रही है, दूसरी तरफ हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, कम से कम हमारे मकान न तोड़े जाएं। इस पर जवाब देते हुए राजू दास ने कहा है कि सरकार जिन मकानों को तोड़ रही है, जहां बुलडोजर चला है, वह सब आतंकी हैं, यह सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिनके मकान टूटे हैं उन्होंने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, कानून व्यवस्था को हाथ में लिया है और आतंकियों जैसी हरकतें की हैं। लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने कांवड़ियों की तुलना आतंकवादियों से की है, यह शर्मनाक है। इसके लिए ओवैसी को माफ़ी मांगनी चाहिए। एक पार्टी के नेता हैं ओवैसी जी, जिन्होंने आज ट्वीट किया और सवाल पूछे कि इन कांवड़ियों की पुष्प वर्षा के लिए पैसे कहां से आते हैं। ये भी कोई जवाब हुआ? ये भी कोई सवाल है? गजब बात है भाई। वहीं से पैसे आ रहे हैं जहां से मदरसों के लिए पैसे आते हैं, वहीं से आ रहे हैं जहां से तबलीगी जमात की व्यवस्था के लिए पैसे आ रहे हैं, वहीं से पैसे आ रहे हैं जहां पे मुफ्त में रोजा इफ्तारी होती थी, वहीं से पैसे आ रहे हैं। हज हाउस जहां से बनते हैं, पैसे वहीं से आ रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा और दूसरा मेरे मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई गजब बात करते हो वैसे जी। आप कांवड़िया और आतंकवादियों की तुलना एक जैसे कर दिया। आपकी बयान पर हमको हंसी भी आती है और दुख भी हो रहा है कि आपने आतंकी से तुलना कर दिया कांवड़ियों का। वो आतंकी जो बात बात पर पत्थर चलाते हैं, वो आतंकी जो बात बात पर इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो आतंकी विचारधारा के लोग जो सरतन से जुदा की बात करते हैं, वो आतंकवादी विचारधारा के लोग जो पुलिस वाले को पत्थर मारते हैं, थाने को फूंकते हैं। बताइए जो AK-47 है, AK-47 लोग लिए हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं। आप उनकी और कांवड़ियों की एक तुलना करते हो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ओवैसी जी कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी बनाकर और एक राजनीतिक दल के विचारधारा के होने के बावजूद भी आपकी मानसिकता आतंकवादियों वाली मानसिकता है। आपकी मानसिकता पर मुझको हंसी भी आती है और आपको क्षमा भी मांगना चाहिए। अयोध्या में बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के जिलाध्यक्ष विकास वर्मा की अगुवाई में शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बढ़ती महंगाई व GST को हटाने की मांग की है।
धरना प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के जिला अध्यक्ष विकास वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा पिछले दिनों में बेतहाशा महंगाई बढ़ाई गई है, जिसमें आम जनता काफ़ी परेशान है। जीएसटी खाने पीने के सामान पर लग रही है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार से मांग की है कि महंगाई को जल्द से जल्द कम किया जाए। वहीं खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है, इसको तुरंत हटाया जाए। नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैया में चल रही भारतीय जनता पार्टी आए दिन पिछले दिनों में लगातार महंगाई, दैनिक वस्तुएं जैसे दाल, चावल, दूध, पनीर, अनेक वस्तुओं पे जिस प्रकार से जीएसटी लगा रही है, वैसे तो आम जनता परेशान है महंगाई की मार से। ऊपर से ये भारतीय जनता की पार्टी ने जिस प्रकार से दैनिक उपयोग में आने वाले चीज़ों को लेकर महंगाई की मार कर रही है, इसी के विरोध में हम लोग आज गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और की सरकार है, हम यही कहेंगे कि ये जिस प्रकार से तानाशाही रवैया चल रहा है, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, महंगाई के विरोध में हम चाहते हैं कि इसको कम किया जाए। गैस सिलेंडर, पेट्रोल के दाम है, इसको कम किया जाए। और जो ये खान पान वाली जो दैनिक वस्तुएं हैं जिस पे जीएसटी लगाया गया है, इसको हटाया जाए। नाम विकास वर्मा, जिला अध्यक्ष छात्र। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।